प्यारे बच्चों, आज क्लास 9 के रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 परमाणु व अणु शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम यहीं पे डिस्कस करेंगे कि परमाणु क्या है और अणु क्या है। पहला घटक इसका परमाणु, जिसे अंग्रेजी में एटम था। ये देखिए, ये जो एटम शब्द है ये ग्रीक का वर्ड है, अटामियों से बना है। यानी कि एटम शब्द संशोधित है, यह ग्रीक वर्ड अटामियों के मिलने से बना, अटामियों से बना है। इस अटामियों का मतलब होता है अनकटेबल, अनकटेबल या अनडिवाइडेबल। अनकटेबल या अनडिवाइडेबल मतलब ये ऐसा पदार्थ द्रव का ऐसा घटक जिसे न ही हम काट सकें और न ही हम बांट सकें। परमाणु के बारे में प्राचीन धारणा ये था कि द्रव का जो सबसे सूक्ष्म कण है, जिसे काटा न जा सके या फिर बांटा न जा सके, वही परमाणु कहलाता है। अर्थात द्रव का सबसे सूक्ष्म कण जो अविभाज्य है वो परमाणु कहलाता है। यह मान्यता 19वीं सदी तक चलती आई। लोग इसको 19वीं सदी तक यही मानते थे कि द्रव का सबसे छोटा कण जो है वो परमाणु ही है। लेकिन जब रदरफोर्ड आए, तो इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि यह परमाणु अविभाज्य नहीं है, इसे बांटा जा सकता है। तब इन्होंने ये सिद्ध भी कर दिया और बताया भी कि परमाणु अविभाज्य है, सॉरी विभाज्य है, अर्थात इसे बांटा जा सकता है। और रदरफोर्ड ने परमाणु को दो तरीके से डिवाइड किया। एक, परमाणु में पाए जाने वाले ऐसे घटक जो सभी परमाणुओं में मूल रूप से पाए जाते हैं, उन्हें कहा मूल कण। मूल कण यानी कि परमाणु के अंदर उपस्थित ऐसे कण जो लगभग सभी परमाणुओं में उपस्थित हों, वो मूल कण कहलाते हैं। और ये मूल कण तीन हैं, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। ये तीनों मूल कण हैं। इनके आवेशों की बात किया जाए तो जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऋण चार्ज दिख रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, और प्रोटॉन धनावेशित कण है, यानी कि प्रोटॉन पे धन चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन है यह उदासीन कण है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने बताया कि जो परमाणु है वो विभाज्य है और मुख्यतः इसमें दो प्रकार के कण हैं। एक ऐसे कण जो लगभग सभी परमाणुओं में पाए जाते हैं, उन्हें मूल कण कहते हैं, जो तीन प्रकार के हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला जो घटक है वो है अस्थायी कण। अस्थायी कण, अस्थायी कण का मतलब ऐसे कण जो सभी परमाणुओं में उपस्थित न हों, किन्हीं रेयर एटम में उपस्थित हों, किन्हीं दुर्लभ परमाणु में पाए जाते हों, ऐसे में अस्थायी कण कौन कौन से हैं? ये है मेसन, पॉजिट्रॉन, एंटीन्यूट्रिनो, ये सर। ये रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों के आधार पर बता दिया कि परमाणु विभाज्य है, दो प्रकार के कण, मूल कण और अस्थायी कण के बना मिलने से बना है। मूल कण ऐसे कण हैं जो लगभग सभी परमाणुओं में मिलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो अस्थायी कण हैं ये रेयर एटम में मिलते हैं, कुछ में मिलते हैं, सभी परमाणुओं में ये उपस्थित नहीं होते। इन अस्थायी कणों के कुछ नाम दिए गए हैं यहाँ पे: मेसन, पॉजिट्रॉन, एंटीन्यूट्रिनो, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे हमने परमाणु को देखा 19वीं शताब्दी तक की अविभाज्यता, लेकिन अब विभाज्य है। अब हम इसे विभाजित कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। आगे देखिए, अगर हम इसे परिभाषित करें तो कैसे करेंगे? या देखिए, ये जो परमाणु है, परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। ये जो परमाणु है ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं रहते, मुक्त अवस्था में नहीं रहते। लेकिन जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं,
उन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में ये साझा करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और अभिक्रिया करते हैं। क्या हुआ, परमाणु मुक्त अवस्था में, यहाँ अवस्था लिख रहे हैं, मुक्त अवस्था में नहीं रहते, किंतु अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक, तो परिभाषा क्या है कि द्रव का वह सूक्ष्म कण, पूरा बोलेंगे, परमाणु द्रव का आधारभूत इकाई है, आधारभूत सूक्ष्म कण है, तो यहाँ शिष्टक करेंगे, द्रव का वह सूक्ष्म कण जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं रहता लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, उस सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। अब अगर हम अणु पे डिस्कस करें, अणु के बारे में जाना, तो अणु देखिए क्या है, जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं, जैसे कि ये एक हाइड्रोजन परमाणु है और ये एक हाइड्रोजन परमाणु है, हमने कहा कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेते हैं। तो जब वो परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो अणु का निर्माण होता है। क्या हुआ, ये हाइड्रोजन परमाणु संयोग किए और हाइड्रोजन अणु का निर्माण हुआ। या देखिए यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन अलग अलग हैं, तो ये हाइड्रोजन के परमाणु हैं और यहाँ पे H2 लिख दिया गया, ये हाइड्रोजन के आणविक अवस्था को दर्शाता है जो सामान्यतः गैसीय सिस्टम, हाइड्रोजन गैस। तो अणु क्या है, परमाणुओं के पारस्परिक संयोग से अणु का निर्माण होता है। और ये जो अणु हैं, ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, अणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। तो हम यहाँ से विभेद भी कर सकते हैं परमाणु और अणु में कि परमाणु द्रव्यमान का वह सूक्ष्म कण है जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और जब यही परमाणु आपस में संयोग करता है तो अणु बनता है, अर्थात परमाणुओं के मिलने से बना हुआ पदार्थ अणु कहलाता है। अणु तो स्वतंत्र अवस्था में होता है, जैसे हाइड्रोजन गैस है स्वतंत्र अवस्था में होता है, क्लोरीन गैस है स्वतंत्र अवस्था में होता है। आप जान रहे हो कि ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन अणु भी स्वतंत्र अवस्था में होता है, लेकिन ये सभी अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। जब भी ये भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, जब भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने जाते हैं तब इनका वियोजन हो जाता है, ये टूट जाते हैं और पुनः परमाणुक अवस्था में आके ही अभिक्रिया को संपन्न करते हैं। अब देखिए, अगर हम इन अणुओं का वर्गीकरण करें तो इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं, अणुओं को दो भागों में बांट सकते हैं, एक समपरमाणविक अणु और दूसरा है विषम परमाणविक। तो परमाणु के मिलने से अणु बना, और हमने कहा क्या कि ये जो परमाणु है, अणु है, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक समपरमाणविक अणु और दूसरा विषम परमाणविक अणु। अब समपरमाणविक को देखिए, यहाँ पे दिया है सम यानी कि समान, परमाणविक मतलब परमाणु के मिलने से या परमाणु वाले, अणु मतलब अणु। तो ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बने होते हैं वे समपरमाणविक अणु कहलाते हैं। बड़ा इजी डेफिनेशन है, नाम से ही कर देंगे। ऐसे अणु जिनका निर्माण समान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बना होता है वे समपरमाणविक अणु कहलाते हैं। जैसे H2, O2, N2, Cl2 एक्सेट्रा। हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन अणु है, दो समान परमाणु है, दो हाइड्रोजन के मिलने से बना है, दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक विषम परमाणविक अणु क्या होगा, जैसे समपरमाणु का डेफिनेशन किए वैसे ही विषम परमाणु का डेफिनेशन करेंगे। यहाँ विषम परमाणु का देखिए, दो भिन्न भिन्न
दो भिन्न भिन्न अणुओं के दो भिन्न भिन्न परमाणुओं के मिलने से बना हुआ अणु। ऐसा अणु जिनका निर्माण भिन्न भिन्न परमाणुओं के मिलने से बना हुआ है वह विषम परमाणु अणु कहलाता है। जैसे जब हाइड्रोजन अणु और क्लोरीन अणु आपस में संयोग करते हैं तो बनता है HCl। HCl क्या होगा? विषम परमाणु। दूसरा, यही जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो बनता है H2O। H2O क्या हो गया? विषम परमाणु अणु। ये हो गया क्या? विषम परमाणु अणु। इसमें हम देखते हैं एक हाइड्रोजन है, एक Cl है, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो ऐसे अणु जिनका निर्माण अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बना होता है उन्हें कहते हैं विषम परमाणु अणु। फिर समपरमाणु अणु को कई भागों में बांटा गया है, द्विसमपरमाणु अणु और बहुसमपरमाणु। दो घटक हैं इसके समपरमाणु के, पहला द्विसमपरमाणु अणु और बहुसमपरमाणु अणु। इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, बस बता दे रहे हैं कि जो द्विसमपरमाणु अणु है इसका निर्माण से केवल दो समान परमाणुओं के मिलने से बना होता है। जैसे द्विक का एक उदाहरण है हमारे पास, ये जो हाइड्रोजन गैस है इसका निर्माण दो परमाणुओं के मिलने से बना है, इसलिए इसे हम बोलेंगे द्विसमपरमाणुइक अणु। लेकिन एक अगला हम उदाहरण दे रहे हैं P4 देखिए कैसे बना? चार फास्फोरस के परमाणुओं के मिलने से। ये जो P4 है ये चार फास्फोरस परमाणुओं के मिलने से बना है। सिमिलर ऐसे ही जो SF है यह 8 सल्फर परमाणुओं के मिलने से बना है। तो यहाँ पे P4 और SF में आप देख पा रहे हो कि इनके जो घटक हैं इनकी संख्या 2 से अधिक है। तो यदि दो समान परमाणु हो तो बना हुआ अणु द्विसमपरमाणु अणु कहलाता है, और यदि दो से अधिक समान प्रकार के अणु हो तो ऐसे बने हुए अणु को हम कहते हैं बहुसमपरमाणु अणु। अब एक चीज और देखिए, इस टॉपिक में अणु और परमाणु के स्ट्रक्चर में यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये है हाइड्रोजन का एक परमाणु और H2 ये है हाइड्रोजन का एक अणु। H और H2 में दोनों अंतर है, ये हाइड्रोजन का परमाणु है और ये हाइड्रोजन का अणु है। लेकिन अगर ऐसे लिख दें 2H व H2 तो कैसे चलेंगे? यहाँ देखिए, जब पदार्थ के पास कोई संख्या होगा, ये हाइड्रोजन का पैर है और इस पैर के पास की संख्या यानी कि पदार्थ, जब पदार्थ के पास कोई संख्या होगा तो आप समझ जाइए कि वह अणु है। अगर इस प्रकार संख्या क्या हो तो आप क्या समझेंगे कि वह अणु है। लेकिन विषम परमाणु अवस्था में देखिए यहाँ पदार्थ एक है, यहाँ पे दो अलग अलग परमाणु जुड़ रहे हैं, तब भी जब दो अलग अलग परमाणु दिखें तो भी अणु होगा। और यदि एक ही समान के प्रकार के परमाणु दिखे, जैसे कि यहाँ पे 2H और यहाँ पे क्या H2, यहाँ में दो परमाणु हैं हाइड्रोजन के, लेकिन यहाँ पे पदार्थ के पास संख्या है और यहाँ पे पदार्थ के पास संख्या नहीं है। तो जहाँ आपको पदार्थ के पास संख्या मिले उसे हम समपरमाणु अणु के रूप में जानेंगे। क्या देखिए अंतर क्या है? ये है इस H के आगे दो लिखा गया, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन के दो परमाणु है। जैसे कि हमने इसको हटा दिया तो हमने बताया कि हाइड्रोजन का परमाणु है ये, और इसके सामने दो लिख दिया। इसका क्या मतलब कि हाइड्रोजन के अब दो परमाणु हो गए। सिमिलर यहाँ पे हाइड्रोजन के पास आगे कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे एक छिपा हुआ है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक छिपा हुआ होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ये जो अणु है इसके पास आगे कोई संख्या नहीं, यानी कि एक छिपा है। इसका क्या मतलब हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन के एक अणु सिमिलर ऐसे लिखते हैं H2H2। तो H2 का क्या मतलब, ये हाइड्रोजन अणु की संख्या 2 है। ये जो हाइड्रोजन अणु है इसकी संख्या 2 है। अब अगर हम परमाणुओं का संबंध यहाँ से निकाला है, क्या देखिए दो हाइड्रोजन के मिलने से एक हाइड्रोजन अणु बन गया। यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि जब दो हाइड्रोजन परमाणु मिले तो एक हाइड्रोजन अणु मिल गया। यानी कि ये जो पदार्थ की संख्या है ये संख्या बताता है कि अणु में उसके कितने परमाणु हैं। पदार्थ की जो संख्या है यह संख्या बताता है कि अणु में उसके कितने परमाणु हैं, अर्थात यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या होगी 2। ठीक ऐसे ही अगर हम P4 लिखते हैं, यहाँ पे पदार्थ की संख्या आपको 4 दिख रहा है। तो जैसा कि हमने बताया कि पदार्थ के पास जो संख्या होगा वो यह बताता है कि वो कितने परमाणुओं के मिलने से बना है। सिमिलर P4 जो है, तो P4 से हम क्या समझेंगे, यह जो P4 है वह 4 फास्फोरस परमाणुओं के संयोग से बना हुआ है।
तो एक कॉमन चीज हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे 2H2 का क्या मतलब हो गया कि हाइड्रोजन अणु की संख्या 2 है। तो कुल परमाणु कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन अणु में 2 परमाणु, तो दूसरे में कुल कितना 2 + 2 यानी कि 4। यहाँ पे उपस्थित जो संख्या है वो पदार्थ की संख्या का मल्टीपल होता है, यानी कि यहाँ पे जितनी भी संख्या होगी तो यहाँ का संख्या का यहाँ की संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 2 = 4, यानी कि 2H2 में कुल हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 4 हो जाएगी। ऐसे ही अगर कोई पूछ रहा है कि एक H2 में कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं और कितने हाइड्रोजन के अणु हैं, ये देखिए H2 है हाइड्रोजन का अणु, H2 क्या है हाइड्रोजन का अणु, और आगे एक लग गया, इसका मतलब हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या 8 हो गई। अगर इस 8 हाइड्रोजन अणु में हम परमाणुओं की संख्या का अवलोकन करें तो क्या होगा, यहाँ की संख्या से इस संख्या का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 8 × 2 = 16, यानी कि 8 हाइड्रोजन अणु में परमाणुओं की संख्या 16 होगी, 2 हाइड्रोजन अणु में परमाणुओं की संख्या 4 होगी, और एक फास्फोरस अणु में फास्फोरस की परमाणुओं की संख्या 4 होगी। तो यहाँ पे जो पदार्थ की संख्या दिख रही है, अर्थात कोई भी अणु जितने परमाणुओं के मिलने से बना होता है, यहाँ पे पा रहे हो कि फास्फोरस 4 परमाणु के मिलने से बना है, सल्फर जो अणु है यह 8 सल्फर अणु के परमाणु के मिलने से बना है। तो कोई भी अणु, हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी अणु कितने परमाणुओं के मिलने से या जितने परमाणुओं के मिलने से बना होता है, उन परमाणुओं की संख्या को ही परमाणुकता कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं। परमाणुकता क्या हुआ कि कोई भी अणु जितने परमाणुओं के मिलने से बना होता है उसकी संख्या को ही उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। जैसे सल्फर की परमाणुकता 8, फास्फोरस की परमाणुकता 4, हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 हो जाएगी, 2H2 की परमाणुकता क्या होगी 4 हो जाएगा, और 1H2 की परमाणुकता 16 हो जाएगी। तो अब आगे देखिए हमने क्या जाना अणु और परमाणु के बारे में, कि परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रहता लेकिन रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है, और जो अणु है वह मुक्त अवस्था में होता है, परमाणुओं के मिलने से बना होता है, और यह स्वतंत्र अवस्था में होने के साथ साथ किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, जब भी लेता है तो परमाणु अवस्था में टूट जाता है। अब परमाणु और अणु के पश्चात हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन के नियम, यानी कि ये जो परमाणु रासायनिक प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं कैसे कैसे ले रहे हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा ले रहे हैं, इन्हीं से संबंधित कुछ नियमों के बारे में हम सीखेंगे। जैसे लेवासिए और प्राउस्ट ने अपने जीवन के ढेर सारे रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हुए बताया कि जो यौगिक निर्माण की प्रक्रिया है वो कुछ नियमों का पालन करते हुए चलती है। तो इन्हीं सब अभिक्रियाओं के एक समूह को रासायनिक अभिक्रियाओं के जो रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रक्रम है उनके लिए जो नियम दिए गए उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक संयोजन का नियम, रासायनिक संयोजन नियम, यानी कि ऐसा नियम जिस पे रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं उन्हीं उसी नियम को रासायनिक संयोजन नियम कहते हैं। अब देखिए ये रासायनिक संयोजन नियम में हम आपके 9th क्लास में मुख्यतः 2 नियमों को पढ़ना है। एक द्रव्यमान संरक्षण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको 9th के बाद लगभग सभी कक्षाओं में मिलेगा। द्रव्यमान संरक्षण नियम, और दूसरा पढ़ना है स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण व स्थिर अनुपात का नियम, पहला नियम ले रहे हैं इसमें द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है, देखिए हम एक छोटे से एग्जांपल से यहाँ समझ रहे हैं। यहाँ अभी पीछे में लिखा था कि जब ये हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे 2H2 करते हैं समीकरण को संतुलित करने के लिए, हाइड्रोजन गैस
ऑक्सीजन के साथ जब जलता है तो बनता है 2H2O, 2H2 यानी कि जल बनता है। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम कैसे समझेंगे? यहां देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, कुल परमाणु कितने हो गए? 2 × 2 यानी कि 4, तो 1 × 4 यानी कि कितना? 4। धन देखिए प्लस हो गया तो प्लस कर दिए। एक ऑक्सीजन का भार होता है 16 × 2, 2 है तो कितना? परमाणु 2 है तो 16 × 2 तो कितना हो गया? 16 × 32, 32 और 4 36, 32 और 4 36। ये क्या मिला हमें? 4 हाइड्रोजन व 2 ऑक्सीजन का भार। अब वो इधर हम देखें तो यही पाएंगे कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे कर दे रहे हैं, 1 का भार 1 तो 1 × 4 4 का हो गया। धन ऑक्सीजन कितना है? 16 परमाणु भार और संख्या 2 तो 32 यानी कि आपको भी टोटल यहाँ पे कितना मिलेगा? 36। दोनों पक्षों में आप पा गए कि जितना भार इधर है उतना ही भार इधर है। एक और एग्जांपल पे अगर हम देख लें तो एक ये HCl का सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है NaCl प्लस H2O। यानी कि यहाँ भी कुल भारों को अगर देखें, इधर अभिकर्मक का एक हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का कितना? 35.5 यानी कि 36.5। धन सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया? 16 1 17 और 23 40। कुल भारों को जोड़ोगे तो कुल भारों का मान आपको मिलेगा कितना? यहाँ 0.0 कर सकते हो तो 5.67। इधर का कुल जो भार मिला हमें यानी कि HCl और NaOH का कुल भार वो हमें कितना मिला? 76.5। अब देखिए क्या इधर भी इतना वैल्यू आ रहा है क्या? तो यहाँ पे आप पाओगे NaCl का 23, धन क्लोरीन का 35.5 जोड़ दीजिए, 5 3 8 2 3 5.5 18.5 और H2O एक हाइड्रोजन का 1 × 2 हाइड्रोजन है, परमाणु की संख्या 2 है, धन 16 तो 16 और 2 18, इसको भी जोड़ दीजिए। 8 8 16, 1 हासिल हुआ, 1 2 और 5 7, ये दशमलव लगा के फैक्ट कर दीजिए। दोनों जगहों पे आप देख लो, जितना रो के इस डायरेक्शन में भार है उतना ही रो के इस डायरेक्शन में भी भार है। दोनों दिशाओं में, दोनों पक्षों में भार क्या है? बराबर है। तो ऐसे ही रासायनिक अभिक्रियाओं के ढेर सारे समूहों का अध्ययन करके द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रतिपादन किया गया और बताया क्या गया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ये दोनों क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया जिसको दर्शाया गया है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के द्रव्यमान को, ये द्रव्यमान है हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, क्लोरीन का द्रव्यमान 35.5, पदार्थ के द्रव्यमान को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के द्रव्यमान को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यही नियम कहलाता है क्या? द्रव्यमान संरक्षण नियम। अर्थात दोनों पक्षों में द्रव्यमानों का द्रव्यमान बराबर होता है, परमाणु की संख्या बराबर होती है और परमाणु की संख्या के साथ साथ उनका द्रव्यमान भी बराबर होता है। तो ये है द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण के हिसाब से हम 10वीं में क्या करेंगे? इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो इसे इसलिए बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे। अब हमें पढ़ना है इसके अपवाद के बारे में। तो इसके अपवाद क्या क्या हैं? तो अभी यहाँ पे हमने बताया द्रव्यमान संरक्षण के हिसाब से इन रासायनिक अभिक्रियाओं को देखते हुए बताया गया था कि पदार्थ के द्रव्यमान को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जैसे कि एटॉमिक फिशन और एटॉमिक फ्यूजन। एटॉमिक फिशन और एटॉमिक फ्यूजन देखिए क्या है? एटॉमिक फ्यूजन यानी कि परमाणु विखंडन और एटॉमिक फ्यूजन मतलब परमाणु संलयन। ये दोनों प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं दोनों में द्रव्यमान का ह्रास होता है। आप पढ़े हो कि सूर्य पे जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। और परमाणु बम के भी बारे में जान रहे हो कि जब भी कहीं परमाणु बम फूटता है तो वहाँ बहुत ढेर सारी ऊर्जा का
ढेर सारी ऊर्जा निर्मित होती है। तो परमाणु बम व हाइड्रोजन बम दोनों कंडीशन में, दोनों एटॉमिक फिशन पे परमाणु बम बना है, एटॉमिक फ्यूजन पे हाइड्रोजन बम बना है। तो इन दोनों अभिक्रिया में चाहे नाभिक जुटे या नाभिक टूटे, दोनों प्रक्रिया में द्रव्यमान की क्षति होती है, द्रव्यमान नष्ट होता है और ऊर्जा निर्मित होता है। वह इसके अलावा जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, रेडियो एक्टिव रिएक्शन, तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन, इन अभिक्रियाओं में द्रव्यमान की क्षति होती है, द्रव्यमान नष्ट होता है और ऊर्जा के रूप में तब्दील होता है, जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अपवाद है। अपवाद जानना बहुत जरूरी है। आगे हम पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम, इसे हटा रहे हैं। अगला हमें क्या पढ़ना है? स्थिर अनुपात का नियम। देखिए स्थिर अनुपात का नियम क्या है? हम जल के कुछ जगह से नमूने लिए, जैसे कुएं का जल, कुआं से लिए, कुआं का जल, नल से लिए, नल का जल। अभी रासायनिक अभिक्रिया में जब HCl का NH के साथ अभिक्रिया कराए तो H2O बना था, तो अभिक्रिया से उदासीनी करण, उदासीनी करण से, उदासीनीकरण से प्राप्त जल, तीन जगह से जल ले लिए। अगर हम इनके फार्मूला को देखें तो जल का फार्मूला होता है क्या? H2, 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 कहीं से भी जल लीजिए। इनके परमाणु भारों का अगर हम अनुपात देखें तो हाइड्रोजन के परमाणु भार, एक हाइड्रोजन का भार 1, तो 2 हाइड्रोजन का भार हो जाएगा 2। रेशियो ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16, एक ऑक्सीजन का भार 16। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 1 2 हाइड्रोजन का भार 2 और एक ऑक्सीजन का भार 16। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का भार 2 और एक ऑक्सीजन का भार 16, यानी कि 2 संबंध 16 और इजी में बदल देंगे तो हो जाएगा 1:4, सॉरी 8, 2 1 2 2 8 16। यहाँ भी कितना? 1:8। यहाँ भी कितना? 1:8। तो ये यौगिक है और इस यौगिक को हम 3 अलग अलग जगह से लिए, एक कुएं से, दूसरा अपने घर के नल से और तीसरा अभिक्रिया से प्राप्त जल। तो तात्पर्य क्या है कि कोई भी यौगिक, कोई एक यौगिक के बारे में कर रहे हैं, तो कोई यौगिक चाहे कोई भी एक यौगिक, कोई भी एक यौगिक चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, उसका भारात्मक अनुपात, ये है भारात्मक अनुपात, उसका भारात्मक अनुपात सदैव स्थिर बना रहता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। कोई भी यौगिक चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, यहाँ पे सामान्यतः हम किसी एक समान यौगिक की बात कर रहे हैं, कोई एक यौगिक बोलेंगे, सीधे बोलेंगे कोई एक यौगिक चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, उसका भारात्मक अनुपात सदैव निश्चित होता है। इसी नियम को स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। इसके भी कुछ अपवाद मिले जब समस्थानिकों का निर्माण खोज हुआ। तो जैसे कि जल लिए, तो यहाँ पे जल में हमें क्या मिल रहा है? H2O का अनुपात मिल रहा है 1:8 का। लेकिन इसी जल में भारी जल भी होता है जिसे D2O से लिखते हैं और इसका अनुपात 1:8 का नहीं मिलता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे D जो है ये है 1H2, D क्या है? 1H2, यानी कि 1 D का भार 2, तो 2 D का भार 4। 2 D का भार कितना हो गया? यहाँ पे 2 D का भार, यही 1H2 क्या है? D है। तो 1 D का भार हो गया कितना? 2, तो प्लस 2 D का भार हो गया कितना? 4। तो 2 D का भार हो गया 4 और ऑक्सीजन का भार कितना? 16। तो रेशियो दिख रहा है हमें क्या? 4:16। सरल में बदल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1:4 का अनुपात। तो ये भी जल ही है। समस्थानिकों और संभारिकों के खोज के पश्चात, समस्थानिक और संभारिक की खोज के पश्चात ये हमें पता चला कि जो स्थिर अनुपात का नियम है ये समस्थानिकों या संभारिकों पे लागू, संभारिकों पे लागू नहीं होता, समस्थानिक या संभारिक पे लागू नहीं होता। देखिए ये 1H2 ये समस्थानिक है हाइड्रोजन का, तो स्थिर अनुपात का नियम समस्थानिकों पे लागू नहीं होता। आगे हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण। तो
तो द्रव्यमान संरक्षण क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाल्टन के द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। और जॉन डाल्टन अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक थे, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट माने जाते थे, खोजकर्ता माने जाते थे। तो जॉन डाल्टन ने एक नियम दिया परमाणु के बारे में, जिसे परमाणु सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के बारे में क्या क्या बताया? तो सबसे पहला चीज हमने क्या बताया, अभी की परमाणु 19वीं शताब्दी तक माना था कि यह अविभाज्य है। तो सिमिलर ऐसे ही सबसे पहला गुण जो है, डाल्टन ने बताया कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। या इससे पहले भी हम आगे एक टॉपिक बना रहे हैं, हमने परमाणु के बारे में जब स्टार्ट किया तभी कहा कि जो पदार्थ है, द्रव्य है, वह छोटे छोटे अदृश्य कणों के मिलने से बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। तो क्या हो गया, जो पदार्थ है, पदार्थ परमाणु से बना होता है। पदार्थ परमाणु से बनता है या बना होता है, पहला चीज। दूसरा, ये जो परमाणु है ये अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य होता है, अर्थात इसे बांटा नहीं जा सकता। तीसरा, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में और ये अभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। चौथा, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता। और पांचवा नियम, चौथा क्या, स्वतंत्र अवस्था में परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। और पांचवा है परमाणु का नाश। परमाणु अविनाशी है, परमाणु अविनाशी है। ये नियम दिया गया डाल्टन के द्वारा कि सभी पदार्थ परमाणुओं के मिलने से बने होते हैं। सही है, एकदम सही है। फिर क्या, परमाणु अविभाज्य हैं और परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये भी टॉपिक सही है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, लेकिन अगला कह दिया कि परमाणु अविनाशी है। तो ये डाल्टन के नियम थे, और डाल्टन के नियम के पश्चात इनके अपवाद भी आए। एक चीज साइंस में जान लीजिएगा, कोई भी नियम सदैव के लिए सही नहीं होता। जब तक उस नियम का खंडन नहीं होता तब तक नियम यथार्थ रहता है, सही रहता है। और जैसे ही नए नए खोजों, अन्वेषणों, प्रयोगों के द्वारा नए नए चीज मिलते हैं, उनके तोड़ मिल जाते हैं, तो पहले जो नियम दिए गए थे वो अपवाद कर मान दिए जाते हैं। तो जो डाल्टन के द्वारा दिया गया नियम था वो लगभग 300 साल तक सभी उसको सही मान चले आए, क्योंकि असल जो जानकारी थी वो लोगों को पता नहीं था कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, इसे बांटा जा सकता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे डाल्टन ने दिया कि पदार्थ परमाणु से बने, सही है। अब बाद में अगर जाने तो इसमें क्या दिया, डाल्टन ने दिया कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। रदरफोर्ड आए और रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, इसे बांटा जा सकता है। और इसे मुख्यतः दो तरीके से बांटा सकता है, एक इसमें उपस्थित मूल कण और दूसरा इसमें उपस्थित अस्थायी कण। मूल कण यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और अस्थायी कण मैंने बताया था मेसन, पॉजिट्रॉन, एंटीन्यूट्रॉन इत्यादि। अगला देखिए, यहाँ पे जो उन्होंने कहा कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते, ठीक है, ये रहते हैं। यहाँ एक और नियम दिया गया कि जो परमाणु है यह अविनाशी है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन गलत है। अभी हमने द्रव्यमान संरक्षण में बताया कि द्रव्यमान संरक्षण भी क्या है, द्रव्यमान संरक्षण में यही बताया गया था कि परमाणु के पदार्थ और परमाणु के भाग को, द्रव्यमान को नष्ट नहीं कर सकते। सिमिलर परमाणु, और डाल्टन में लिखते हैं कि परमाणु अविनाशी, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने कुछ अभिक्रियाएं बताई, जैसे नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन व रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं में पदार्थ का नाश होता है, यानी कि परमाणु का नाश होता है, परमाणु ऊर्जा में तब्दील हो जाता है। यानी कि जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन है ये परमाणु के अविनाशी होने के फैक्ट को निरस्त करते हैं, झुठला देते हैं। एक और नियम डाल्टन ने बताया था कि तत्व जो है वो समान परमाणु के मिलने से बने होते हैं। तत्व समान परमाणु के मिलने से बने होते हैं। तत्व समान परमाणु से बने होते हैं।
या देखिए अगला नियम है 5वां डाल्टन का कि तत्व समान परमाणुओं के मिलने से बने होते हैं। ये भी नियम 19वीं शताब्दी तक ही सही था। बाद में जब समस्थानिकों का खोज हो गया, समस्थानिकों का खोज जब हो गया तब पता चला कि वास्तव में तत्व के सभी परमाणु एक जैसे नहीं होते, उनके भारों में भिन्नता होता है, जिससे उनके भौतिक गुण भी बदल जाते हैं। जैसे अभी हमने हाइड्रोजन का बात किया तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। अब समस्थानिक क्या है ये भी देख लीजिए। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक एक समान हो, जैसे यहाँ तीनों हाइड्रोजन देखना है कि परमाणु क्रमांक कितना है, एक है, लेकिन ऊपर दिया गया संख्या जो परमाणु भर कहलाता है ये बदल रहा है, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भर भिन्न भिन्न हो, उन तत्वों को हम कहते हैं समस्थानिक। और जब समस्थानिकों का खोज हो गया तो डाल्टन द्वारा दिया गया ये जो लास्ट नियम है कि तत्व समान परमाणुओं के मिलने से बने होते हैं, ये भी अपवाद में ही डाल दिया गया। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि यौगिक का निर्माण, यौगिक के बारे में, और यौगिक का निर्माण होता कैसे है।